नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो सीरीज़ जीरो डिफेक्ट हाउ टू अचीव का ये 5th वीडियो होने वाला है। 4th वीडियो में हमने देखा कि बी टाइप डिफेक्ट के लिए हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं और कैसे उसके लिए एक्शन लेते हैं। तो जो 4th वीडियो था वो मेरा फर्स्ट पार्ट था बी टाइप डिफेक्ट के लिए। अब ये मैं सेकंड पार्ट यानी कि और आगे एडवांस स्टेज में मैं बताऊंगा कि बी टाइप डिफेक्ट यानी क्रोनिक डिफेक्ट जो है, अगर मेरे फर्स्ट मेथड के आप अगर एक्शन लेते हैं उस विधि से नहीं जा रहा है या जीरो नहीं हो रहा डिफेक्ट, तो अब सेकंड मेथड में बताऊंगा जिसमें कोई भी क्रोनिक डिफेक्ट कैसे हम ज़ीरो करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे साथी इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें, जिससे कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके। साथ में दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि मैंने एज ए क्वालिटी मेंटेनेंस प्लेयर हेड काम करते हुए बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है और वो सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि नॉन फेल बी टाइप डिफेक्ट के लिए जो फर्स्ट मेथड है वो हम उसके अंतर्गत कैसे काम करेंगे, कैसे एक्शन प्लान लेंगे, कैसे काउंटर में चलेंगे। अगर फर्स्ट मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और डिफेक्ट स्टिल बना रहता है आपके कंपोनेंट में, तो हम आज बात करेंगे सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में मैं सेम डिफेक्ट ले रहा हूँ दोस्तों। ये अगेन नॉन फेल डिफेक्ट है, मेरा कास्टिंग प्रोसेस में है। इसी की हम बात करेंगे जिससे कि आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों में अंतर क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट शीट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के अंदर कितनी डाई हैं, क्योंकि मल्टी कैविटी की भी डाई हो सकती है आपकी, तो उनका डाई वाइज एनालिसिस करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 2 डाइयाँ लिए हैं। कंपोनेंट है मेरा कवर, ऐसे ही मैंने नाम दे दिया है एक कंपोनेंट का। उसके बाद जो है कैविटी वाइज एनालिसिस करना है। डिफेक्ट है मेरा नॉन फेल और मेरे डाई के नंबर हैं S1 एंड S2। या आपकी मल्टी कैविटी डाई हो सकती है या नंबर ऑफ डाई हो सकती है, तो वो सारे आपने कंपैरिजन करनी है। तो इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि कौन सी डाई में मेरा रिजेक्शन अधिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, S1 डाई में मेरा 5.72% रिजेक्शन है, S2 डाई में 4.52% रिजेक्शन है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो डाई वाइज या कैविटी वाइज मेरे को कोई ऐसा मेजर या सिग्निफिकेंट अंतर नहीं दिख रहा जिससे कि यहाँ से कुछ मैं क्लू निकाल सकूं कि एक पर्टिकुलर डाई में ही मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसके बाद दोस्तों, अब नेक्स्ट एनालिसिस की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट एनालिसिस जो करेंगे हम, वो डिवाइस करेंगे। डिवाइस में दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, कंपोनेंट मेरा कवर है। यहाँ मैंने 1 अप्रैल 21 से 30 अप्रैल 21 तक का डेटा लिया है। इस डेटा का एनालिसिस करने पर आप देखेंगे कि डिफेक्ट में वेरिएशन तो आ रहा है, बट यहाँ से भी कोई ऐसा मेजर क्लू नहीं मिल रहा कि जिसके बेस पे मैं ये बोल सकूं ये मेरा सिग्निफिकेंट कॉज है जिस पे भी मैं सीधा एक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि बी टाइप डिफेक्ट में जैसा कि आपको मालूम ही है, रिजेक्शन आपका कम या ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, ये मैंने लिया हुआ है नंबर्स में रिजेक्शन। नंबर्स में इसलिए लिया है क्योंकि मेरी प्रोसेस का रिजेक्शन काफ़ी कम है। अगर आपके प्रोसेस का रिजेक्शन ज़्यादा है तो आप इसको परसेंटेज में भी ले सकते हैं। अब यहाँ से कोई क्लू नहीं मिला दोस्तों, मैंने डिवाइस भी देख लिया कि दिन में मेरा जो है पूरे महीने में रिजेक्शन का क्या ट्रेंड रहता है इस पर्टिकुलर डाई के अंदर। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा। हाँ दोस्तों, यहाँ मैं ये बता देता हूँ कि ये मैंने S2 डाई के ऊपर स्टडी की हुई है, क्योंकि डाई वाइज मेरे को कोई ऐसा मेजर सिग्निफिकेंट रिजेक्शन में अंतर नहीं मिला था, तो मैं किसी भी डाई के ऊपर स्टडी कर सकता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं ऑपरेटर वाइज या शिफ्ट वाइज देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूंगा दोस्तों कि मेरी शिफ्ट A, शिफ्ट B और शिफ्ट C में रिजेक्शन का जो ट्रेंड आ रहा है, ये आप देखेंगे तो इनमें तीनों में आप एनालिसिस करके पाएंगे कि यहाँ पे भी कोई ऐसा मेजर क्लू नहीं मिल रहा है कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में ही मेरा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो देन इसके बाद अब हमारा काम शुरू होता है कि अब फर्दर एनालिसिस हम कैसे करें। तो फर्दर एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब डाई मेरी रनिंग होगी
तो उसका हम डाई का टेम्परेचर नोट करेंगे। यहाँ मैंने डाई टेम्परेचर स्पेसिफिकेशन दे दिया है 240 ± 20 डिग्री सेंटीग्रेड। डाई है मेरी S2। फिक्स साइड एंड मूविंग साइड, दोनों साइड का मैंने यहाँ टेम्परेचर नोट डाउन किया हुआ है और इसको 4 जोन में बांटा हुआ है मैंने। जोन A, B, C एंड D। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मूविंग साइड का भी मैंने 4 जोन में बांटा हुआ है। 4 जोन में बांटने से आपको थोड़ी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि मेरा कंपोनेंट ये छोटा है, इसलिए मैंने इसको 4 जोन में बांटा हुआ है। आप इसको 6 जोन या 8 जोन में भी बांट सकते हैं अगर कंपोनेंट आपका बड़ा है तो। अब यहाँ से दोस्तों जब मैंने डाई टेम्परेचर नोट किया फिक्स एंड मूविंग का, तो ये विद इन स्पेक्स मिला इसको। तो यहाँ से भी मेरा कोई क्लू निकल कर नजर नहीं आ रहा कि मैं किस चीज पे एक्शन लूँ। अब चलिए अब नेक्स्ट एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एनालिसिस में हम देखेंगे कि प्रोसेस पैरामीटर जो हमने आइडेंटिफाइड किए थे, उन सभी प्रोसेस पैरामीटर का हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है। तो यहाँ ये प्रोसेस पैरामीटर पार्ट अगेन कवर मशीन नंबर 800 टन, और ये D1 की स्टडी है मेरी, इसलिए D1 लिख दिया है मैंने। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीरियल नंबर मैंने दे दिया है, प्रोसेस पैरामीटर, उनकी क्या यूनिट है पैरामीटर चेक करने की, और स्पेसिफिकेशन क्या है जो एडजस्टिंग अभी हमने फ्रीज की है, जिसमें फर्स्ट मेथड में जो मैंने बताया था आपको, किसी भी प्रोसेस का पैरामीटर हम कैसे सेट करेंगे। अब उसके बाद ये एक्चुअल क्या कंडीशन मिली है, देन रिमार्क्स दिया है मैंने दोस्तों। रिमार्क्स में मैंने नोट किया है कि ओके एनजी कंडीशन मिली, अगर एनजी मिली तो देन उसका एक्शन लेके उसको हमने ओके सेट किया। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे डाई ओपनिंग टाइम सेकंड्स में मेजर होता है, 16 + 2 सेकंड इसका स्पेक्स था, 15 सेकंड इसका मिला टाइम, ये एनजी कंडीशन थी, इसको हमने करेक्ट किया। देन इसके अलावा जो मेरी अदर कंडीशन थी प्रोसेस की या प्रोसेस पैरामीटर, जो 18 पैरामीटर मैंने आइडेंटिफाइड किए, वो सारे मेरे को यहाँ ओके मिले। तो अब यहाँ से भी मैंने सारा चेक कर लिया कि प्रोसेस पैरामीटर मेरे ओके चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा रिजेक्शन बन रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हमें कंपोनेंट को अगेन उसी तरह से आइडेंटिफाइड कर लेना है 4 जोन में ABCD। 4 जोन में आइडेंटिफाइड करने के बाद हम देखेंगे कि किस जोन में हमारा रिजेक्शन आ रहा है। और नॉन फिल का रिजेक्शन के लिए यहाँ दोस्तों मैं फिर एक बार याद दिला दूं, बात कर रहा हूं मैं, तो किस जोन में रिजेक्शन आ रहा है। इसके लिए मैंने जो टोटल कंपोनेंट चेक किए वो 200 पार्ट्स चेक किए। ओके कंपोनेंट मेरे को 139 मिले, 41 पार्ट्स मेरे को रिजेक्ट मिले, जिनका परसेंटेज 20.5% बनता है। यानी कि अभी एडजस्ट प्रोसेस में मेरे प्रोसेस पैरामीटर भी सही है, डाई टेम्परेचर भी सही है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा 20.5% रिजेक्शन बन रहा है। तो इसके लिए अब क्या करना है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे जो स्टडी करनी है इसके लिए मेरे को 3% चूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट पर्सन क्वालिटी से, सेकंड मेंटेनेंस से, थर्ड प्रोडक्शन से। एटलीस्ट 3 डिपार्टमेंट से मेरे को 1% लेना पड़ेगा, और तीनों वो मशीन पे खड़े होंगे, मशीन को कवर करेंगे। क्वालिटी वाले को काम है कि वो जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं कंटिन्यू, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है सारी नोट करके रिलेटेड टू डिफेक्ट कंपोनेंट वाइज नोट करेगा। एंड अदर जो पर्सन होंगी वो भी प्रोसेस के अंदर क्या क्या एबनॉर्मल होता है वो सारी चीजें नोट करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, वो जो कंडीशन हम नोट करेंगे नॉट ओनली एबनॉर्मल, वो हम सारी चीजें नोट करेंगे क्या क्या हमारा प्रोसेस में घटित हो रहा है। जब टीम ने स्टडी स्टार्ट की तो पता लगा कि फर्स्ट जो 5 शॉट्स थे ये रिजेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन क्या थी वो नोट की गई। यहाँ लिखा हुआ है मशीन स्टॉप फॉर कोर लिमिट स्विच लूज सो टाइटन बाय द ऑपरेटर। 5 मिनट टाइम लगाया है उसने, उसको टाइट किया और फिर इनिशियली 5 पार्ट उसको रिजेक्ट करने पड़े। इसी तरह से जब 5 के बाद जब डाई टेम्परेचर मेरा मीट हो गया, तो जो 6 शॉट से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नॉन फिल आ रही है, ये बेसिकली डिफेक्ट का स्टेटस है। ओवरऑल ये फिक्स साइड का ABCD जोन है, ये मूविंग साइड के ABCD जोन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जोन D है, जोन D में मेरा रिजेक्शन बन रहा है। तो जोन D में रिजेक्शन नॉन फिल का आ रहा है। अब कंडीशन क्या आ रही है यहाँ से, जो ऑब्जर्वेशन हमारी टीम ने नोट की, हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज फ्रॉम थर्ड कोर, जो थर्ड कोर लगी हुई थी वहां से हाइड्रोलिक ऑयल की कोई ड्रॉपेज थी, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नॉन फिल बना।
अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद मशीन स्टॉप बाय प्रोडक्शन इंजीनियर ड्यू टू रिजेक्शन नॉट कंट्रोल। ऑयल लीकेज के लिए था, ऑयल लीकेज के लिए उसने मशीन पे सही करने की कोशिश की लीकेज को, बट वो सही नहीं हुआ और अगेन रिजेक्शन बनता रहा। देन उसके बाद कुछ ओके पार्ट भी बने। अब यहाँ पे देखेंगे अगेन मैंने एक कंडीशन नोट की, जो भी मैंने बताया आपको, जो कुछ भी होता है आपने वो कंडीशन नोट करती रहनी है। तो यहाँ मेटल टेम्परेचर 641 डिग्री मिला, यहाँ पे मेटल ऐड हुआ था बट इसका इम्पैक्ट नहीं आया, ये ओके था। उसके बाद ये मेरा सारा ओके बनना शुरू हो गया यहाँ से कंपोनेंट। अब लास्ट में फिर देखेंगे अगेन जो है नॉन फिल हाई रीजन क्या रहा कि यहाँ पे जो न्यू मेटल पोर टेम्परेचर फाउंड 602 डिग्री अगेंस्ट स्पेक्स ऑफ मिनिमम 640 डिग्री। तो ये लेस टेम्परेचर का मोटर जो मोल्टन मेटल पोर हुआ इसमें, उसकी वजह से मेरा रिजेक्शन अगेन बनना शुरू हो गया। तो ये सारी कंडीशन इसी प्रकार से आप नोट करेंगे। फिर उसके बाद अगेन कंडीशन आई के मशीन को ऑपरेटर ने स्टॉप किया क्योंकि अगेन टेम्परेचर लेस हुआ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी मेरे 200 पार्ट्स मैंने चेक किए उसके अंदर क्या क्या मेरी एबनॉर्मलिटीज या क्या क्या एक्टिविटी हुई वो सारा मैंने यहाँ से नोट कर लिया, जिससे कि जब मैं स्टडी करूँगा तो यहाँ से मैं निकाल सकूँगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये कंटिन्यू रिजेक्शन बनता है रुक रुक के। रीजन यहाँ से देख लिया हमने, आइडेंटिफाइड हो गया जब 100% इंस्पेक्शन किया 200 पार्ट्स का कि हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से लीक हो जाए थर्ड कोर से। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ आप देख रहे हैं 200 पार्ट मैंने चेक किया, ये कंक्लूजन सीट है। 139 इसमें ओके मिले, 41 रिजेक्ट मिले जिनका परसेंटेज बनता है 20.5। मेरी केएफटी थी R2 या सॉरी S2, यहाँ पे S2 मान लीजिए आप, R2 लिखा हुआ है। और ये टोटल का पार्ट चेक्ड 200। ये जोन वाइज क्या रिजेक्शन मिला, फिक्स साइड में मूविंग साइड में यहाँ देखेंगे तो जोन ए में भी रिजेक्शन मिला मेरा और जोन डी में भी रिजेक्शन मिला। तो जोन ए का रिजेक्शन जो था वो तो इनिशियल शॉर्ट या लो टेम्परेचर की वजह से था, और जो जोन डी का था वहाँ पे जो मैंने यहाँ कंडीशन नोट की जैसा कि आप देख रहे हैं ये जोन डी में है। तो जोन डी में हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल जो लीकेज था थर्ड कोर्ट से, उसकी वजह से ये रिजेक्शन मेरा आया। तो दोस्तों जो अभी तक मेरे को क्लू नहीं मिल रहा था, डिफरेंट टाइप से मैंने डाटा एनालिसिस किया, अब यहाँ से मेरे को पता लग गई कि इसकी वजह से मेरा ये रिजेक्शन इस कंपोनेंट में आता है। अब इसके लिए आपको पता ही है अब नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट जो भी हमें एबनॉर्मल कंडीशन मिली उन सभी के लिए वाई वाई एनालिसिस करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। अगेन कंपोनेंट कवर है, डे 1 की मेरी ऑब्जर्वेशन है, शॉर्ट 6 to 29 एंड शॉर्ट 73 to 83। तो दो तरह का रिजेक्शन मेरे को मिला, 24 पार्ट रिजेक्ट हुए, नॉन फिल में हुए दोनों पार्ट, दोनों टाइम कंटिन्यूस नॉन फिल आया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो थी वो था लीकेज हुआ मेरा हाइड्रोलिक ऑयल फ्रॉम थर्ड कोर से, और सेकंड जो थी वो पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, इसका टेम्परेचर वाज लेस। तो इसके लिए अगेन दोस्तों हम वाई वाई एनालिसिस करके और उनका काउंटर मेजर लेंगे। काउंटर मेजर लेने के बाद अगेन फिर हमें स्टडी करनी होगी। तो अगेन स्टडी में मेरे क्या रिजल्ट आए ये सब काउंटर मेजर लेने के बाद अब वो देख लेते हैं। तो उसके लिए जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम प्रोसेस पैरामीटर चेक करेंगे। ये मैंने प्रोसेस पैरामीटर सारे चेक कर लिए, जो लास्ट टाइम प्रोसेस पैरामीटर आइडेंटिफाइड किए थे मैंने वो सारे यहाँ पे नोट किए। देन उनकी स्पेक्स के अगेंस्ट एक्चुअल क्या कंडीशन थी वो नोट की, और ये सारा मेरे को ओके मिला। तो अब ये ओके मिला तो हम फर्दर इसकी 100% इंस्पेक्शन फिर करेंगे दोस्तों। अब 100% इंस्पेक्शन मैंने अगेन सेम वही मेथड अपनाया। फिक्स्ड और मूविंग को मैंने आइडेंटिफाइड किया जोन वाइज आइडेंटिफाइड करने के बाद मैंने पार्टों के ऊपर नंबरिंग की और उसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली वो सारा नोट किया। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे मेरा रिजेक्शन जो है मिनिमाइज हो गया। ये इनिशियल शॉट मिले हैं ओनली जबकि एक पर्टिकुलर ब्रेकडाउन आया है बीच में उसकी वजह से। अगर मैं अदर बात करूं हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर लीकेज की वजह से मेरा कोई रिजेक्शन नहीं आया। तो जो इनिशियल शॉट होते हैं हम इसमें काउंट नहीं करेंगे दोस्तों, जो स्पेशल कॉज की वजह से रिजेक्शन आता है हम उसी को काउंट करते हैं। तो अगेन मैंने क्या किया 110 पार्ट चेक किए, जिसमें से 109 मेरे को ओके मिले, केवल 1 पार्ट मेरे को एनजी मिला। इसके लिए आप देखेंगे
ये जोन ए में आया एनजी, बट रीजन वाज डिफरेंट। तो इसका मतलब मैंने जो काउंटर मेजर लिया इट वाज सक्सेसफुल, और इन्हीं पैरामीटर को अब हम फ्रीज कर देंगे, आगे के लिए स्टैंडर्ड बना देंगे, और जो भी हमने काउंटर मेजर लिए इसमें और उनको आगे के लिए हम हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयड करेंगे। जैसा कि काउंटर मेजर में आप देखेंगे, जो फर्स्ट काउंटर मेजर था हाइड्रोलिक, जो ऑयल लीक हो रहा था मेरा थर्ड कोर्ट से, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइप ने फेरूल एंड अदर एसेसरी मस्ट यूज। तो हमें स्टैंडर्ड टाइप ही एसेसरी यूज करनी है, क्योंकि इसके अंदर नॉन स्टैंडर्ड टुल्लू मेड एसेसरी फेरूल यूज किया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो इसके लिए हो सकता है आपको स्पेयर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़े, स्पेयर ना मिला हो उस टाइम पे तो टुल्लू में बना के किसी ने लगा दिया हो। तो इसी तरह से हम दोस्तों ये काउंटर मेजर लेंगे, और जो भी बी टाइप डिफेक्ट है, हम उनकी क्रिटिकल जो भी डिफेक्ट है जो किसी अन्य मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे, वो इस तरह से 100% पार्ट का इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्वेशन नोट करके, उनके अंदर जो भी एब्नॉर्मलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाइड करके हम एक्शन लेंगे, जिससे कि इस रिजेक्शन को हम जीरो कर सकें। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी, और जो क्रोनिक डिफेक्ट है बी टाइप, उसके लिए हमें कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे काउंटर मेजर लेना है, वाई एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों डाई कास्टिंग का, जैसा कि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि पहले डाई कास्टिंग का आप जो है वीडियो सीरीज़ बना के दो, उनको डिफेक्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, तो ये बी टाइप डिफेक्ट का भी मैंने अब कवर कर लिया है। अब दोस्तों जो आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, मैं जो डाई कास्टिंग के अंदर प्रोसेस फ्लो डायग्राम होता है उसको फॉलो करते हुए, यानी कि इनकमिंग जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ से शुरू करते हुए मेरी अगली वीडियो सीरीज़ बनेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे वीडियोज़ का लाभ लेते रहिए, और साथ में आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करके उनको अपनी कंपनी के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या डिफेक्ट जो भी आ रहे हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।